तो बच्चों हम शुरू कर रहे हैं आज 17th ग्रुप एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 17th ग्रुप एलिमेंट्स जिसको हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन का मतलब क्या है? सॉल्ट फैमिली, यानी कि जिनसे सॉल्ट बनाए जाते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NH2NP5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। कौन कौन से एलिमेंट्स? बिल्कुल लेफ्ट में लिखे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये 80 को सर्कल क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका मतलब फिर कल बाहर आई अंटी, अंटी की बात नहीं करेंगे। अंटी कैसी हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका मतलब हमें कक्षा 12वीं के अंदर केवल इन 4 एलिमेंट्स के बारे में ही चीज़ों को पढ़ना है, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस आर्यस डिजिटल कंटेंट की तरफ कि जो 17th ग्रुप एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जो थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 5 + 2 7, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? गेन। और जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? नॉन मेटेलिक। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो हमें मिलता है कि कौन कौन से कंपाउंड बन जाते हैं। तो देखिए क्लोरीन को चेक करते हैं। क्लोरीन को अगर हम चेक करें तो क्लोरीन में हमको NaCl मिलेगा जो कॉमन रॉक सॉल्ट की फॉर्म में है। KCl MgCl2 6H2 यानी कि कार्नेलाइट, एक डबल सॉल्ट। बट फ्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फ्लोरीन के अंदर एक कंपाउंड मिलता है Na3AlF6। मैंने यहाँ नोट किया है 2015 और 2018 CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। ये जो क्रायोलाइट है इसके क्या फंक्शन है? तो मेटलर्जी वाले चैप्टर में हमने इस चीज़ को सीखा था कि एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करते समय क्रायोलाइट का यूज़ होता है। वो डिक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट को, इंक्रीज करता है कंडक्टिविटी को और एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। इसलिए इसका ध्यान ज़रूर रखना है। आगे अगर हम बढ़ें तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मोशन करते हैं तो स्मॉलेस्ट रेडियाई, धीरे धीरे जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो रेडियस क्या हो जाएगी? स्मॉल। लिथियम से बेरिलियम से बोरोन से कार्बन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से फ्लोरीन की साइड। और इसकी वजह से क्या होगा? जेड इफेक्टिव हाईएस्ट। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। और अगर किसी भी कंपाउंड की आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये है दोस्त कि वो इलेक्ट्रॉन को कभी भी लूज नहीं करना चाहेगा। तो समझो कि हमने पीछे क्या सीखा? नॉन मेटेलिक होता है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो शेल्स बढ़ जाती हैं, शेल्स बढ़ जाएंगी तो साइज बढ़ जाएगा। जो हेलोजन्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, और वो कितनी होती है? 4.0। फ्लोरीन की 4.0, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, इस तरीके से कम हो जाती है। अगर नॉर्मल किसी को याद रखना है CSI को तो वो रख सकता है कि CSI की कितनी होती है बेटा? 2.5। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट नेगेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर। बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेंगे तो इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे छुट्टी की बेल बजती है और आप जल्दी से घर भाग जाते हैं, ऐसे ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जब हम नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। लेकिन ये जो बट है ये सवाल पैदा करता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये रहा, 2016 के अंदर आया था, 2012 के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज -333 किलोजूल पर मोल एंड क्लोरीन इज -349 किलोजूल पर मोल। इसके पीछे का रीजन क्या है? फ्लोरीन जब भी आएगा एक्सेप्शन साथ में लाएगा। याद रखना किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा बहुत सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर अपने साथ में लाता है। तो फ्लोरीन के एक्सेप्शनल बिहेवियर का रीजन क्या है? एक तो ये बहुत छोटा सा है, बिल्कुल छोटू सा। दूसरा इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो होती है -333 एज कंपेयर टू क्लोरीन जिसकी होती है -349। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़े तो हेलोजन कलर्ड, मैंने यहाँ नोट किया है बेटा कि ये 2019 के पेपर में आया था सवाल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 गेन करना है इसे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो ये कलर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब करता है ना, वो जो वेवलेंथ है वो विबग्योर रीजन की होती है। कौन से रीजन की होती है बच्चा? विबग्योर रीजन की। तो जो वेवलेंथ है ये विजिबल रेंज की होगी और इस वजह से ये कलर्ड होगा। एक और क्वेश्चन जो 2013 और 2019 में आया है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है।
हालांकि हमको हमेशा लगता है ना कि जो छोटे एलिमेंट है वो अच्छे से बॉन्डेड होंगे, तो उनकी बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगनी चाहिए। जो बड़े हैं वो थोड़े दूर दूर बॉन्डेड होंगे, उनके बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। लेकिन फ्लोरीन के साथ ये काम ना है। फ्लोरीन के साथ ये काम क्यों नहीं है भाई? क्योंकि फ्लोरीन के साथ ये काम इस वजह से नहीं है। 1 2 3 ये तीनों वजह ध्यान से समझो फिर से। स्मॉल साइज, इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या कहा था कि जब जब फ्लोरीन आएगा अपने साथ कोई ना कोई एक्सेप्शन तो लाएगा ही लाएगा, ये पॉइंट है। तो अगर पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो नॉर्मली तो फ्लोरीन की कम हो गई, उससे ज़्यादा क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की कम हो जाएगी और आयोडीन की और भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पर अगर हम चलें बच्चा, तो नेक्स्ट पेज पे ये है कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में। कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग है, इसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न केवल 2 हो सकते हैं। एक तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम हो, और दूसरा रीज़न उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो। हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है इसकी, जल्दी से टूट जाता है। अगर हम इसकी बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फ्लोरीन केवल -1 शो करेगा। रीजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी मर्जी नहीं शो करता, है ना, क्योंकि बहुत छोटा एलिमेंट है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। अब देखो यार, क्लोरीन के मजे हैं, उसके पास 3D वेकेंट है, ब्रोमीन के मजे हैं, उसके पास 4D वेकेंट है, और आयोडीन के मजे उसके पास 5D वेकेंट है। तो ये देखो, ये +1 +3 +5 +7 इतनी सारी ऑक्सीडेशन, यानी कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। यानी कि ये अपने ऑक्टेट को, अपने ऑर्बिटल्स को, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक्सपेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2017 के अंदर आया था भाई। अब ध्यान से गिनते रहना, बहुत सारे क्वेश्चंस बता के जाऊंगा आज। अब अगर हम HClO4 की बात करें, HClO4 यानी कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? निकाल के देखो यार, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो जिसकी पता है पहले वो लिख लो, +1 +x +-2 × 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +7। यही तो हमने पीछे बात की थी। और अगर हम रिएक्शन विद वाटर की बात करें तो ये क्वेश्चन 2008 में आया था यार। इसको देखो और इसको देखो, इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट, इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, झोलमाल नजर आएगा। जो F के लिए रिएक्टेंट है वो I के लिए प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन ध्यान रखना, हो सकता है रिपीट हो जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। फ्लोरीन जो है वो शो करता है एनामलस बिहेवियर। क्यों शो करता है दोस्त? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रखता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, और डेल्टा H की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ये क्वेश्चन देखो कम से कम 4 बार मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आगे अगर हम बढ़े तो वो है हाइड्रोजन हैलाइड, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। मेरे को बहुत प्यारा लगता है ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर IIT में, नीट में, CBSE में एसिडिक स्ट्रेंथ के या स्टेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब तो यही होता होगा ना यार कि जो जल्दी से H पॉजिटिव आयंस दे दे। अब मुझे सोच के बता यार बच्चा कि HF है मेरे पास एक, और एक मेरे पास है HI। कौन जल्दी से H पॉजिटिव आयंस देगा, HF या HI? सोचो, छोटे के साथ छोटा स्टेबल होता है या छोटे के साथ बड़ा स्टेबल होता है? जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी से H पॉजिटिव देगा, या जो लेट टूटेगा वो जल्दी से H पॉजिटिव देगा? तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मुझे ये चीज़ पता चलेगी कि जो जल्दी टूट जाएगा वो जल्दी से H पॉजिटिव आयंस देगा, और जो जल्दी से H पॉजिटिव आयन देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही तो यहाँ लिखा है कि जो अपने साइज का नहीं उससे दूरी भली, जल्दी दूर हो जाएगा, जल्दी H पॉजिटिव आयन। लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? छोटे के साथ छोटा स्टेबल, तो HF सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, और ये क्वेश्चन 2019 के पेपर के अंदर भी आया हुआ था 1 नंबर का। ये चैप्टर 8 नंबर का आता है बेटा। उन 8 नंबर में से 3 + 3 + 2 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, या तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, या 1-1 नंबर के 2 पार्ट आ जाएंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन 8 के 8 सिंगल लाइन आंसर के क्वेश्चन होंगे। या तो केवल रिएक्शन लिखनी है, या फिर आपको केवल और केवल कोई डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है, कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की, तो देखो फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो OF2 या O2F2 बनाता है। यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट कहा जाता है। फ्लोरीनेटिंग एजेंट कौन होगा? जो जिसके साथ जुड़े उसको अपने जैसा बना ले। अब ध्यान से देखो यार, ये Pu के साथ जुड़ा था, Pu के साथ मिला O2F2, और Pu कैसा बन गया? PuF6 मिल गया। मतलब 2 दोस्त थे,
पहली बार मिले, दोनों दोस्तों में दोस्ती हुई, दो दोस्तों में दोस्ती हुई और पहले वाले ने दूसरे वाले को बिल्कुल अपने जैसा बना लिया। जैसा कि अक्सर आप सब करते हो, ये नहीं पढ़ता था, मैं तो पढ़ता था, लेकिन अब मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट का कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये दोबारा रिपीट होगा, दिमाग में रखना कहाँ होगा तुमसे पूछूंगा मैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। I2O5 जो है वो एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर यूज होता है, कई बार इसका MCQ आ जाता है, CBSE में 2014 के अंदर आया था ये, और नीट के अंदर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ऑप्शन के अंदर था। तो इसका जरूर थोड़ा सा ना ध्यान रखना यार बच्चा। आगे अगर हम बढ़ें तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, मेटल का बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी भी मेटल के साथ आप X को रिएक्ट करवाओगे, यानी कि Cl2 को, F2 को, Br2 को, I2 को, तो नॉर्मल सी चीज़ है, NaCl2 के साथ मिलकर NaCl बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, AlCl3 बना लेगा। और अब यहाँ से एक स्टार क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। स्टार क्वेश्चन क्या कहता है? स्टार क्वेश्चन ये कहता है दोस्त कि एक SnCl2 है, एक SnCl4 है, कौन सा ज़्यादा कोवलेंट होगा, कौन सा ज़्यादा आयनिक होगा, ये मैं समझाऊंगा और ये क्वेश्चन फिर आपको सॉल्व करना है। ध्यान से समझो, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा और वही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो मेरे को ध्यान से देख के बताओ यार, SnCl2 और SnCl4 में से ज्यादा एसिडिक कौन? SnCl2 या SnCl4? SnCl4। अब इस क्वेश्चन को 1 सेकंड लगा के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि UF4 एंड UF6 में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है दोस्त? UF6, राइट, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है? +6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन क्या है? वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, फाउल स्मेल होती है, इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो MCl यानी कि NaCl, MgCl2, AlCl3, PCl5, PCl3 या S2Cl2 बना देगा। ये नॉट सो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ रही है स्माइली के साथ। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब NH3Cl2 के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो वो दो केस बनाता है यार, या तो A इज ग्रेटर देन B है या फिर B इज ग्रेटर देन A है। अगर A इज ग्रेटर देन B होता, यानी कि NH3 की मात्रा ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये क्वेश्चन 2013 के अंदर A सेट में आया था। और अगर B की मात्रा ज्यादा है, यानी कि क्लोरीन ज्यादा है NH3 के कंपैरिजन में, तो क्या होगा दोस्त? तो ये होगा कि NCl3 बनेगा। और ये भी 2013 के अंदर ही आया था और दूसरे वाले सेट में आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। इससे अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट आ रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है? ये तो प्रिपरेशन है, इनको अगर आप याद रखना चाहें तो रखें, वरना मत रखिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वापस इस स्माइली के साथ आ रहा है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर NaOH Cl2 से रिएक्ट करेगा किन्हीं दो केसेस में, A केस और B केस, तो एक केस में तो वो NaCl बनाता है और NaClO3 बनाता है, और दूसरे केस में वो क्या बना रहा है बच्चा? NaCl तो बना ही रहा है और साथ में NaOCl। अब ध्यान से देखो यार, इस पूरे के पूरी रिएक्शन को, दोनों को मैंने 2 डबल टिक करे हैं। किसको? रेड सर्कल, ऑक्सीजन को। अब केस पे आ जाओ, A और B। A के अंदर देखो ध्यान से, 2 रेड मिलेंगे OO, और B के अंदर 1 रेड मिल रहा है सिंगल O, यानी कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड अगर मेरी कंडीशन है तो मेरे को NaClO3 मिलेगा। 2 O ये रहे, एक मैंने अपनी मर्जी से जोड़ दिया O3, NaClO3 मिलेगा 100%। और अगर मेरे पास केवल एक O है, कोल्ड एंड डाइल्यूट में तो एक ही O आता है ना, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन के अंदर मेरे को केवल एक O वाला कंपाउंड मिलेगा, दैट इज NaOCl। अब अगर क्लोरीन आपका स्लेक लाइम से रिएक्ट कर जाता है तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड दे देगा, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन आपको पता है। क्लोरीन अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो HCl देता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो ब्लीच की तरह काम करेगा। नॉट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एक है जो आपको रिवीजन के फेज में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन के समय इसको थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि जब आयोडीन को हम वाटर में डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन तो वो HiO3 देता है। क्या देता है बच्चा? HiO3। एक और पॉइंट, ये जो देखो सैड सा इमोजी बना रखा है, तो केमिस्ट्री सैड होना तो नहीं सिखाती, लेकिन हाँ ये पॉइजनस गैसेज हैं यार कुछ, फॉस्जीन जैसे COCl2, ठीक है। टीयर गैस और मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला आपकी NCERT में लिखा है, आपको ढूंढना है। एक बॉक्स है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, येलो कलर का एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है, वहां इसके बारे में लिखा है यूज ऑफ क्लोरीन के आर्टिकल में। और फॉस्जीन है, टीयर गैस और मस्टर्ड गैस, ये सारी की सारी जो गैसेज होती है ना दोस्त, ये सारी की सारी पॉइजनस गैसेज होती हैं। और ये क्वेश्चन 2015 के CBSE बोर्ड में आया था। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2016 के अंदर पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2014 में आया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी बताता जाऊंगा ताकि आप जब पढ़ें तो आपको ध्यान रहे।
नेक्स्ट इज हाइड्रोजन का क्लोराइड। हाइड्रोजन का क्लोराइड क्या है? HCl। हमें पता है HCl एसिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं इसको वाटर में डाल दूंगा तो ये H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा, तो जो H पॉजिटिव आयंस देता है वो कैसा हो जाएगा? आपका एसिडिक हो जाएगा। दूसरी चीज, किसी बेस के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर निकलता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है HCl अगर HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाए बच्चा तो वो एक्वारीजिया देगा। रेशो क्या है? 3:1। मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 इन 3:1 इज कॉल्ड एज एक्वारीजिया, जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, जो नोबल मेटल के अंदर यूज करते हैं। नोबल मेटल यानी कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के काम आएगा। क्यों आता है? क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ना, इसमें एक रिएजेंट मिलता है हमको, दैट इज टिल्डन रिएजेंट। ये क्वेश्चन आपका एम्स में आया था 2010 के अंदर कि भाई एक्वारीजिया का यूज करते हैं, ऐसा क्या होता है कि एक्वारीजिया इतना इफेक्टिवली काम कर पाता है? तो इस वजह से काम करता है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट रिएक्शन जो ये इसी की है, रिवीजन में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको। और अगर आयरन जो है वो HCl से रिएक्ट करता है तो FeCl2 प्लस H2 गैस देता है, ना कि FeCl3, क्योंकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, केवल 3 स्लाइड और है हमारे पास, थोड़ा सा फास्ट निपटाते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन को। तो ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन क्या है बच्चे? ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन मतलब हेलोजन के पास ऑक्सीजन भी है और हेलोजन के पास एसिड भी है। 4 बनती हैं, जैसे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। पहले का नाम हाइपोहेलस एसिड, दूसरे का नाम हेलस एसिड, हेलिक एसिड और परहेलिक एसिड। अब समझना ध्यान से, ट्रिक को समझ लोगे काम चल जाएगा। इसको देखने की जरूरत नहीं है, इस पे हम बढ़ेंगे आगे, पहले इसको समझ लो। इसको क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में कि भाई व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन पर आयोडिक एसिड। अब आपको क्या पता कि पर आयोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? फिर आप देखोगे इधर उधर कोई बता दे, अब पड़ोसी को आता होगा तो तुम्हें बताएंगे ना, उनको भी नहीं आता। पर अब जो सीखोगे वो पक्का याद रहेगा। क्या याद रखना है? हाइपो मिला, हेलो किया, खली के पर निकले। हाइपो को हेलो किया, खली के पर निकले। जो पहली है वो हाइपोहेलस एसिड है, जो दूसरी है वो हेलस एसिड है, जो तीसरी है वो हेलिक एसिड है और जो चौथी है वो परहेलिक एसिड है। हाइपो को हेलो किया, खली के पर निकले। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं इसी क्वेश्चन पे वापस जो 2011 के अंदर आया था, पर आयोडिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट। याद करो पर कहां आ रहा है, पर कहां निकले हैं? यहां निकले हैं, पर हेलिक। पर आयोडिक का मतलब पर आयोडिक का मतलब HiO4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इस I की, तो X प्लस -2 × 4 = 0, प्लस का 1, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने आप ही? प्लस के 7। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ मेरे को ध्यान है तुम्हारा यहीं पे दिमाग लगा हुआ होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, तो बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड। और इसके अंदर मैंने एक प्यारी सी ये इमोजी बना रखी है कि ये 100% शेप आएगी पेपर में। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसकी शेप देने से। होता क्या है इंटर हेलोजन कंपाउंड? समझ लो, X जहां पर 2 हेलोजन है, एक X है और एक क्या है? X'। X का साइज ज्यादा है, X' का साइज छोटा होगा। जैसे क्लोरीन को ले लिया और फ्लोरीन को ले लिया, अगर दोनों की मात्रा बराबर है तो ClF मिल जाएगा, लेकिन अगर एक की कम एक की ज्यादा तो ClF3 मिला। X ये रहा, X' ये रहा, तो यहाँ पे X X'3 की फॉर्म में आ गया। तो 3 तरह के कंपाउंड मिल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक X'3, एक X X'5 और एक X X'7। पेपर में क्या आएगा? इनकी शेप आएगी दोस्त। पहले की शेप क्या है? टी शेप, दूसरे की स्क्वायर पिरामिडल और तीसरे की पेंटागोनल बाई पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी? sp3d, sp3d2, sp3d2 या sp3d3। तो अब ये कैसे पता चला यार मेरे को कि ये होगी? अब मेरे को ये चीज़ पता है, मैं सिग्मा बॉन्ड को काउंट करूंगा। अगर मेरे पास 2 सिग्मा है तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अगर मेरे पास, ठीक है, और इस तरीके से मैं अपनी हाइब्रिडाइजेशन को आराम से काउंट कर सकता हूँ। 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा है, 4 सिग्मा है, इस तरीके से। लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चा, इसलिए इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी में, ये हमारी लास्ट स्लाइड है बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की। इंटर हेलोजन कंपाउंड पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 2014 में आया था, 2015 में, और हो सकता है कि 2020 के अंदर भी आ जाए कि इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं और कोवलेंट क्यों होते हैं। अब यार ये चीज़ तुमने पीछे देख ली ना
कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी उसका नेचर कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा। और ये मोर रिएक्टिव क्यों है, ये मोर रिएक्टिव इसलिए होते हैं मेरे भाई कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, फॉर एग्जांपल एक Cl लिया और एक Cl एक F के साथ कंपेयर करता हूं, तो ध्यान से समझ के देखो यार बच्चा कि जब मेरे पास सेम बॉन्ड प्रेजेंट है XX तो उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, लेकिन जब मेरे पास सेम बॉन्ड नहीं प्रेजेंट तो उनकी बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए इनकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है और ये काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं। दो रिएक्शन और बचती हैं बस हमारी कि अगर हम यूरेनियम की रिएक्शन ClF3 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, UF6। कुछ याद करो, पीछे आया कहीं पे, हाँ फ्लोरीन आया और दूसरे को अपने जैसा कर दिया, कैसा एजेंट हो गया बेटा, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, PuF6 के अंदर आया था। और लास्ट टॉपिक है, अगर हम XX- यानी कि इंटर हेलोजन कंपाउंड को जैसे ICl ले लिया, तो ICl को अगर मैं वाटर से रिएक्ट करवाता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, HX- प्लस HOX। जिसका साइज बड़ा है वो तो हैलाइड की फॉर्मेशन में आ जाएगा, और जिसका साइज छोटा है वो तो हैलाइड की फॉर्मेशन में आ जाएगा, और जिसका साइज बड़ा है वो ऑक्सीजन हैलाइड की फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो HCl HOI, ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ये था इस पूरे के पूरे चैप्टर का बेस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था जानना। 17th ग्रुप एलिमेंट्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, लोग पढ़ना देरी से शुरू करते हैं। तो अगर आप देरी नहीं करेंगे तो केमिस्ट्री बहुत आसान है बच्चा। थैंक यू वेरी मच।